नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और आज सबसे पहले बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत दिखाई। दुनिया को यह बता दिया कि भारत कितनी बड़ी शक्ति है। एक तरफ दुनिया ने हमारा लोहा माना, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन, और अब तो दुश्मन कहना गलत होगा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों का चेहरा भी बेनकाब किया। मैं बात कर रही हूं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान दिया और कई सारे राज खोले, कई बड़े बड़े खुलासे किए। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसलिए यह बयान और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बार इंडियन आर्मी ने खुलकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का मुकाबला एक नहीं बल्कि तीन दुश्मनों से था। भारत के सामने पाकिस्तान था। भारत के सामने पाकिस्तान तो सामने से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन पीछे से सपोर्ट किसका था? वो सपोर्ट चीन का था, सपोर्ट तुर्की का था। पाकिस्तान को युद्ध में फुल सपोर्ट दे रहे थे ये दोनों देश। पाकिस्तान के पीछे खड़े दुश्मनों में सबसे अहम है चाइना। तो आज सबसे पहले बात करेंगे अपने दुश्मन नंबर 1 चीन की, जिसने पाकिस्तान को जरिया बनाकर भारत को डेंट करने की पूरी कोशिश की। अगर वाइस चीफ के ही शब्दों में कहें तो पाकिस्तान को एक लैब की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन नाकाम रहा। सवाल यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा तो फिर चीन क्या करेगा? क्या वो सीधे भारत के खिलाफ युद्ध में कूदेगा या फिर कोई और चालाकी दिखाएगा? चीन हमारी मजबूती और कमजोरी दोनों को समझ चुका है। ऐसे में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कहानी कुर्सी की में कि चीन के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है और चीन भारत के खिलाफ कहां तक जा सकता है। मैं इससे पहले कि वाइस चीफ का बयान आपके सामने रखूं, हमारे सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत आपका। एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ हैं और साथ ही समीर चौंगावकर जी भी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। तो एक एक करके विषय हम उठाते चलेंगे और सबसे पहले बात चाइना की। ये चाइना क्या चाहता है? एयर कॉमोडोर एएस बहल, आप ही से शुरुआत करते हुए, भारत की आर्मी ने इससे पहले इतना खुलकर कभी नाम नहीं लिया था। ये पहली बार है, वोकैबुलरी चेंज है, ये पहली बार है भारत खुलकर पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करने वाले चीन का नाम ले रहा है, वो तुर्की का नाम ले रहा है। भारत के लिए चुनौती क्या है? ये एक नया भारत है, ये किसी से नहीं डरता। ये वो भारत है जो थर्ड विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक कम्युनिटी बनने जा रहा है। ये वो भारत है जिसकी 4th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस है। ये वो भारत है जिसको जहां पे भी रिक्वायर्ड है, जहां पे भी रिक्वायरमेंट आती है आर्म फोर्सेस की, जहां इतने कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस होते हैं और कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स चाहिए, तो सबसे पहले किसका नाम सोचते हैं? वो भारत का नाम सोचते हैं। ये वो भारत है जो मिल्क, फ्रूट्स और कॉटन और यहां तक कि बड़े सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये वो भारत है कि जो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है 2 व्हीलर्स का। ये वो भारत है जिसे सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे बिना G7 अब शुरू नहीं हो सकता। तो चीन क्या चाहता है? चीन देखता है भारत को एज अ कॉम्पिटिटर। चीन देखता है भारत को एज समबडी जो कल उसको इस जगह पे स्टंट कर सकता है, उसकी ग्रोथ को। क्या देखता है चीन इसको? चीन देखता है भारत को एज अ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर जो उसको उसकी प्लेस दिखा सकता है। इसी वजह से वो पूरी कोशिश करता है कि चाइना के अंदर एक स्ट्रैटेजी है जिसको कहते हैं टू विन द वॉर द एक्मे ऑफ स्किल डज नॉट लाई इन विनिंग 100 आउट ऑफ 100 बैटल्स, बट एक्मे ऑफ स्किल लाइज इन विनिंग विदाउट फाइटिंग। और यही वो करता है। पाकिस्तान तो एक मोहरा है उसके लिए। पाकिस्तान वो नहीं है कि पाकिस्तान के साथ उसकी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इस तरीके से कि वो उसका दोस्त है या भाई है। इस तरीके से है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत की कैपेबिलिटी को वो डिग्रेड करे, और यही उसकी कोशिश है। ये जो ऑप सिंदूर हुआ था, इसमें 81% जो वेपन सिस्टम्स यूज किए गए वो किसके थे? चाइना के। और साथ में किसको लाइव लैब बनाया गया, कहां पे उसके वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया, चाहे वो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स थे या हवाई जहाज थे या फिर उसके एयर टू एयर मिसाइल्स थे, वो पाकिस्तान में टेस्ट किया। और क्या मिला? हमारे बच्चे PL-15 लेके घूम रहे थे ये दिखाने के लिए ये आपके वेपन सिस्टम्स है। आज तो चीन भी मानता है, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपके सिस्टम ने वर्क किया, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं उनके वेपन सिस्टम्स के अंदर। अब दूसरा देश जो आप, और ये चीन क्यों चाहता है?
चीन एक और रीजन है कि भारत को अपनी प्लेस में, उसने अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा हथियाना चाहता है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, ये चीन तो सर चाह रहा है, लेकिन हमें तो उस फ्रंट पर भी सोचना है कि हमें लड़ाई केवल चीन से नहीं लड़नी है, हमें लड़ाई पाकिस्तान से लड़नी है, और पाकिस्तान को सपोर्ट देने वाले तुर्की के खिलाफ भी हमें अपनी ताकत को मजबूत करना है। लेकिन तुर्की, वो तुर्की जिसने इस पूरी जंग के दौरान, विजय जी, इस पूरी जंग के दौरान तुर्की किस रोल में था? सबसे पहले ड्रोन पहुंचाने वाला, वो शिपमेंट वहां पर पहुंचाने वाला, वो कौन था? वो तुर्की था। अब हिंदुस्तान को एक ऐसे जंग की तैयारी करनी है, अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है, ऐसी परिस्थिति आती, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो ये परिस्थिति पैदा होगी ही। तो भारत को चीन के खिलाफ तैयारी रखनी है, भारत को तुर्की के खिलाफ तैयारी रखनी है, और इतना ही नहीं, अजरबैजान भी वहां दूर से पाकिस्तान की मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी ये दोनों तो देश साथ में दिखाई दे रहे थे ना, अजरबैजान भी वहाँ पर थे, और तुर्की का तो जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ पर हुआ, और चाइना का हुआ, तो उसका एक टेस्ट हो गया है, और उस टेस्ट में कोई हमारे कोई नुकसान बहुत बड़ा हो गया हो ऐसा नहीं है, हमने ताकतवर तरीके से दिखाया। बल्कि इसको मैं ऐसे भी समझता हूँ कि जब चाइना के लिए एयर कमांडर कहते हैं कि भाई वो विनिंग जो है वो बिना फाइट के करना चाहते हैं, फाइटिंग विनिंग विदाउट फाइट, है ना, तो उसका मतलब है कि वो सब लोग, चाइना भी भारत को एक सीधे वॉर में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर देखते हैं। तो ठीक है कि भाई पीछे से कुछ कुछ नुकसान करते रहे, पीठ पीछे लड़ाई लड़ते रहे, सीधे लड़ना एक मुश्किल काम हो गया है, और वो मुश्किल काम का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिया है। और चाइना के जितने, बल्कि एक्चुअली इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बजाय कहना चाहिए कि चाइना जो है ना वो एक्सपोज हुआ है, क्योंकि उसी के सारे हथियार, उसी के जेट, उसी के जहाज, सब कुछ इस्तेमाल हो रहे थे, उन्हीं का रडार सिस्टम था, वो सब कुछ वहां रखा हुआ था ना पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान तो इसमें कुछ था ही नहीं, गेम में तो पूरा का पूरा चाइना था, और उसको ज्यादा चिंता होनी चाहिए पाकिस्तान से भी ज्यादा कि ये तो सारा के सारा एक्सपोज हो गए, उनके जितने हथियार थे और वो सब थे, और वो भी हमारे पास इंडिजिनस जो। लेकिन सर वो चाइना भी तो फिर अपनी तैयारी करेगा ना। और एयर कमोडोर बहल सर, ये अभी तो 4 दिन का था, ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन का था, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं विश्व में जंगें हो रही हैं, कॉन्फ्रंट्रेशन हो रहा है, वो 4 दिन नहीं, वो 40 दिन, वो 4 साल तक भी खिंच सकता है। तैयारी उस लेवल की होनी है भारत की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब रशिया यूक्रेन का युद्ध देख लें, 3.5 साल होते जा रहे हैं, और अभी इतना इंटेंस हो गया कि पे कल 500 के करीब ड्रोन से हमला हुआ है और 11 मिसाइल से हमला हुआ है। तो देखिए कहां पे आज युद्ध कम हुए, वो जो चलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले ले इजराइल गाजा का, 1.5 साल से ऊपर तो उस युद्ध को हो गया, 20 महीने हो गए, वो भी बंद नहीं हुआ। भारत ने बहुत अच्छी चीज करी थी, भारत ने यह किया था कि जब हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि वॉर्स आर फॉट किस लिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज अ मींस ऑफ अचीविंग इट। तो हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट क्या था, हमें उनको वो चीज दिखानी थी कि आपने हमारे 26 मारे थे, तो हम आपके अंदर घुस के 100 से ऊपर आतंकी मार के उनके ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स को तबाह और बर्बाद करना था। जैसे ही हमने अपना ऑब्जेक्टिव को पार कर लिया, हम तैयार थे कि अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट नहीं करता तो हम तैयार थे उनकी रिक्वेस्ट पर कि हम सीज फायर कर लेंगे, लेकिन उन्होंने एस्केलेट किया, तो हमने उस एस्केलेशन को भी ऊपर ले जाके इतनी तबाही मचाई उनके एयर बेसिस पे 11 से 12 और रेडार्स पे 6 और कितने सारी जगहों पे, यहां तक कि वो डर गए थे कि हम न्यूक्लियर बम वाली एरियाज को ना बम्बार्ड कर दें। तो वहां पे जब हमने किया तब वो घुटने टेक के आए और उन्होंने हमसे कहा कि आप ये युद्ध को बंद करिए। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि अगर कुछ दिन और चल जाता तो पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाता। नहीं, ये बात तो वहां से भी है ना, आर्मी से भी यही बात तो कही गई। जो कल बयान आया उस बयान में यही बात थी कि पाकिस्तान ये जानता था कि अगला भारत का अटैक इतना भीषण होगा जिससे पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो कॉम्बैट नहीं कर पाएगा, और इसलिए उन्होंने इतनी जल्दबाजी से दिखाई कि भाई आप सीज फायर की तरफ चले जाएं। लेकिन सर हर्षवर्धन जी, चीन किस लिमिट तक जाएगा, उसकी हद कहां तक होगी, वो कितना इस लड़ाई में, अगर भारत पाकिस्तान के फिर बीच में जंग छिड़ती है तो चीन की वो हद क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है चीन की हद समझने के लिए डोकलाम याद कीजिए, चीन की हद समझने के लिए गलवान याद कीजिए, और ये सब भी बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहा हो तो चीन की हद समझने के लिए ताइवान के साथ उसके संघर्ष को याद कीजिए।
चाइना किसी के साथ भी सीधी लड़ाई की स्थिति में नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि कितना भी ताकतवर देश हो, कितना भी शक्तिशाली देश हो, एक बार जब आप युद्ध में गए तो दूसरी सारी चीजें मुश्किल में आएंगी। अभी आपको याद में होगा जब ऑपरेशन सिंदूर रुका तो बहुत से लोग कह रहे थे, जब चल रहा था तब कह रहे थे कौन हमारे यहां निवेश करेगा, ये पूरा सोशल मीडिया कैंपेन चलाएगी। अब ये तो सच है कि अगर दो देश युद्ध में हैं या किसी देश में आंतरिक युद्ध जैसे हालात हैं, गृह युद्ध, संघर्ष की स्थिति है, तो वहां कौन जाएगा कंपनी लगाने, कौन जाएगा निवेश करने? अगर हम उसको दूसरी तरह से देखें, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई वो क्यों हुई? क्योंकि सारा कुछ करने के बाद भैया कारोबार ठीक से चलता रहे, ये समझिए आप। तो भारत के साथ वो बिल्कुल तनाव के रिश्ते हमेशा रहेंगे। हमेशा वो पाकिस्तान को पीछे से, जिसको कहते हैं ना कि चूड़ी टाइट करते रहना, कंधे पे बंदूक चलाना, ये सब वो करेगा। लेकिन जिस दिन ये होगा कि कंधा टूटने लगेगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई होगी तो भारत पाकिस्तान को और बुरी तरह से तोड़ेगा। ये पाकिस्तान को भी पता है, चीन को भी पता है, उसके आगे चीन की जाने की स्थिति नहीं। लेकिन जहां तक तैयारी की बात है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि हम तैयारी कर रहे थे, सफलतापूर्वक हमने उसको किया। आगे की तैयारी, जब डिप्टी जो चीफ हैं वो ऐसे बोल रहे हैं या सेना के बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो इस तरह की बातें वो बता रहे हैं कि हमने कैसे किया, आगे क्या करेंगे, उनकी अपनी तैयारी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस हद तक चीन जाना चाहेगा। और अभी एक बड़ी रोचक चीज आप ये कह रहे हैं कि इस हद तक चीन जाना चाहेगा कि चीन खुद सीधा सीधा जंग में कूद जाए, या उसके सोल्जर्स, जिसे हम बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं, वो उतर जाए? ऐसी लड़ाई चीन नहीं लड़ना चाहता। उसका मार्केट खत्म हो जाएगा, उसकी इकोनॉमिक पावर खत्म हो जाएगी, ये समस्या समझिए उसकी। एक और बड़ी खबर है, बीते कई दिनों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गायब होने की जबरदस्त चर्चा चल रही थी। माना जा रहा था कि ये चीन में सत्ता परिवर्तन का संकेत है। इन तमाम अटकलों के बीच अब चाइना ने जिनपिंग का एक वीडियो जारी किया। इसमें वो लोगों से मुलाकात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो इसलिए जारी किया गया जिससे कि ये तमाम तरीके की जो अटकलें हैं सत्ता परिवर्तन की हैं, उसे विराम दे दिया जाए। चीन में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो अब वो वीडियो जो है वो भी हम आपके सामने रखते रहेंगे और चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। समीर जी, चीन तो प्रोपेगेंडा में माहिर है, ये हम जानते हैं, लेकिन अब बात उनके राष्ट्राध्यक्ष पर आ गई है। वीडियो पहले तो आजकल एआई के ज़माने में असली भी है या नकली है, फेक है, वो ही पता करना थोड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग है। नहीं, और ये भी है कि हो सकता है वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लिया हो और जब दुनिया में चर्चा हो रही हो तो वीडियो रिकॉर्ड जारी करके बताने की कोशिश की जा रही हो कि चीन के अंदर सब ठीक ठाक है और शी जिनपिंग ठीक है और लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, चीन तो अभी फिलहाल अपने आंतरिक सत्ता संघर्ष में उलझा हुआ है और वो जो कोशिश कर रहा था कि एक बार भारत को टेस्ट करके देख ले पाकिस्तान के माध्यम से कि भारत की रक्षा स्थिति कितनी मजबूत है। चीन ने भारत के साथ 1962 का युद्ध लड़ा था और शायद चीन ये मान के चल रहा होगा कि भारत जो 1962 में जो भारत की सैन्य शक्ति थी, जो जहां पर था, उससे भारत कितना आगे बढ़ा है, क्या वहीं पर है या उससे थोड़ा आगे बढ़ा है। तो चीन को अभी देखकर आश्चर्य लगा होगा कि भारत अब इस स्थिति में आ गया है कि जो कहा गया है ना कि 3 देश, जो खुलकर कहा गया कि भारत से पाकिस्तान से ये तो हम पिछली जो खबर है उस पर आप अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन ये जो अभी इशू चल रहा है कि क्या चीन में तख्ता पलट होगा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में कोई बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे 2013 से लेकर जब तक शी जिनपिंग चीन में एक प्रभावशाली नेता बन के उभरे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने, अपनी पार्टी के महासचिव बने, वो पूरी तरीके से उन्होंने जिस तरीके से कमांड लिया, उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में रहे। ग्लोबल टाइम्स में उनके इंटरव्यू आते रहे, उनके अपडेट आता रहा, उनका तमाम तरह के खबरें आती रही। लेकिन पिछले समय से अगर वो लगातार लापता है, अगर 15 जून को अपने जन्मदिन के दिन अगर वो मुताबिक नहीं होते हैं, कोई बधाई स्वीकार करने का वो धन्यवाद नहीं देते हैं, तो ये बता रहा है कि चीन के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं है। या तो वो गंभीर रूप से बीमार है, कोई उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इससे वो सामने नहीं आ पा रहे। ये भी हो सकता है कि वो पीछे रहकर किसी बड़ी योजना में काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो इस वक्त लगातार डिस्कोर्स में मुद्दे हैं, वो इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में तख्ता पलट के संकेत दिखाई दे रहे हैं और ये संकेत इसलिए हैं क्योंकि शी जिनपिंग के बारे में कहा जा रहा है कि वो इतना निरंकुश हैं अपने पूरे सिस्टम पर कि अब उन्हें बदलने की बात कही जा रही है। अब उनके पिता की जो समाधि है उसका भी आधिकारिक दर्जा खत्म किया जा चुका है। तो सर, कोई तख्ता पलट होगा? देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा, अगर मैं आपका माइंड लेके जाना चाहता हूं अक्टूबर 2022 को जो 20वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस थी, जिसके अंदर हु जिनताओ
को उठाया गया था, जो उनके पिछले प्रेसिडेंट थे, जो इनसे पहले के प्रेसिडेंट थे, और ये वैसे तीसरी प्रेसिडेंशियल टर्म है जी जिनपिंग की, और उनको एस्कॉर्ट करके वहां से लेके जाया गया था, और उस टाइम पे वो रुके भी थे जी जिनपिंग के बाद, और पूरा वर्ल्ड देख रहा था इसको। तो उनको पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया जा रहा था जी जिनपिंग से कि देखिए पुरानी सत्ता खत्म, हु जिनताओ का कोई भी रोल नहीं है, उन्हें जा। और हु जिनताओ कौन थे? हु जिनताओ एक रिफॉर्मिस्ट लीडर थे। हु जिनताओ थे जो कलेक्टिव लीडरशिप पे बिलीव करते थे। हु जिनताओ ने एक्चुअली इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था, इनको सपोर्ट किया था फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन जो कि सीएमसी के हैं, दैट इज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो बहुत स्ट्रांग है, जिसको सेंट्रल मिलिट्री कमांड सपोर्ट करता है, वो ही बनता है जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का, और वही बनता है प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और वो प्रेसिडेंट। तो इसमें मैं 2 मिनट और लूंगा आपसे। तो ये जब बात हुई तो बहुत सारे जनरल्स को ये बात पसंद नहीं आई जिस तरीके से हु जिनताओ को ट्रीट किया गया था, क्योंकि उनके रिलेशंस आर्मी के अंदर बहुत अच्छे थे। अब आती है दूसरी बात। तो दूसरा ये आता है कि इसके अंदर जब मई जून से ये दिख नहीं रहे थे कहीं पे भी, किसी मेजर इवेंट्स में नहीं दिख रहे थे, कोई विजिट्स भी आती थी तो उसमें नहीं आते थे जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 विजिट्स हुई, बेलारूस की हुई और न्यूजीलैंड वालों की हुई, तो उसमें ये दिखे, लेकिन बहुत बीमार से दिख रहे थे, बहुत थके से दिख रहे थे, और कुछ हरा हुआ जैसे एक इंसान होता है ना, उस तरीके से उनके फेस पे कोई लुक्स थी। तो या तो वो बीमार है या उनको साइडलाइन किया जा रहा है। भाई वो सेम जैंग, जनरल जैंग यूशी, अब वैंग यांग है एक उनके टेक्नोक्रेट जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं, और वैंग यांग रिफॉर्मिस्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्मिस्ट। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल के अंदर चाइना की इकोनॉमी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, और रियल एस्टेट के अंदर उनकी बहुत बड़ी बूम जो थी वो एकदम ही खत्म होके बस्ट हो चुकी है। तो इस समय चीन को जरूरत है एक एंटेगनिस्ट लीडर की नहीं, जो कि सबसे लड़ाई झगड़े करता रहता है, एक ऐसे लीडर की जो रिफॉर्म ओरिएंटेड है और जो चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ और आगे लेके जा सके। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि एक साइड या तो वो बीमार है या उनको साइडलाइन करने की तैयारी है। हाँ, वो अपनी टर्म जरूर आप वैंग यांग की बात कर ले, शी जिनपिंग की बात कर ले, वहां पर जो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, चीन की पॉलिसी एक ही ढर्रे पर चलती है जब बात भारत की आती है, और इसलिए भारत ने चीन की दुखती रग पर एक बार फिर से हाथ रख दिया है। दलाई लामा के 90वें जन्मदिवस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे, जिससे चीन जरूर लाल हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर बहस पहले से ही चल रही है, और चीन इसे लेकर पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। इस बीच भारत के केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम के लिए चले जाना, ये चीन के लिए भी बड़ा संदेश है। एक संप्रभु राष्ट्र के लिए अगर हम बात करें सर, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हमारा स्टैंड हमेशा से दलाई लामा के फेवर में रहा है। अब हमारे कैबिनेट मंत्री भी वहां चले जाए, भाई चीन तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर ही रहा है ना, और वो भी विनाश के लिए। यहाँ तो दलाई लामा एक पीस मेकर के तौर पर है। बिल्कुल ठीक बात है। भारत का दलाई लामा को समर्थन का तो कोई मतलब इसमें तो कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। वो तो हमारे यहाँ पर एक निर्वासित उस तरह से रह रहे हैं, और पिछले 50 साल से 60 साल से उनका यहाँ पर जिस तरह से पूरा का पूरा आनंद के साथ हैं, और भारत सरकार उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रख रही है। उनकी असली लड़ाई क्या हो रही है कि चाइना जो है हर लेवल पर वो लड़ाई लड़ना चाहता है। जैसे आपने कहा कि ट्रेड को मसले को लेकर, ट्रेड पर भी वो अपना ध्यान रखता है कि किस तरह से ट्रेड को किया जाए। अमेरिका के साथ हुआ, भारत के साथ हुआ, भारत के साथ तो खैर हमारी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है उसके बिजनेस को लेकर। अब एक मौका था दलाई लामा का, जिसमें दलाई लामा के थ्रू भी, क्योंकि एक रिलीजियस स्पिरिचुअल पावर है और वैसे वो तिब्बत पर तो पूरा कब्जा उनका है ही, तो इसलिए दलाई लामा के जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होंगे उस लड़ाई में भी चीन कूद गया। पहले से भी था वो, और वो ये साबित करना चाहता है कि वहाँ पर यदि उनका मसला हल हो गया तो जो स्पिरिचुअल पावर तिब्बत की है वो भी उनके पास हो जाएगी। लेकिन दलाई लामा ने खुद ने साफ कर दिया कि वो लड़ाई जो है, या जो पुनर्जन्म का जो बात हो रही है, या जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, वो उनका ट्रस्ट तय करेगा। और वो कोई भी देश क्यों तय करेगा? कोई भी देश क्यों तय करेगा, उसमें उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना उससे उस तरह से लड़ाई चाहता था कि वो स्पिरिचुअल पावर भी उनके पास आ जाए, क्योंकि बुद्धिस्ट जो है तिब्बत में और चाइना में काफ़ी है, तो उस ताकत को भी वो हासिल करना चाहता था। लेकिन दलाई लामा ने इसको बहुत स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया, और चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर मैं देखता हूँ। हम बात करने जा रहे हैं भारत के दुश्मन नंबर 2 तुर्की की, जिसने पाकिस्तान को न केवल ड्रोन्स दिए बल्कि इन ड्रोन को ऑपरेट करने वाले अपने
ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट भी पाकिस्तान भेजे। हालांकि तुर्की के ड्रोन्स भारत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा पाए। भारत की एयर डोमिनेंस हम सबने देखी, एयर सुप्रीमेसी हम सबने देखी, लेकिन ज्यादातर ड्रोन्स जो हवा में थे वो हवा में ही नष्ट हो गए। लेकिन 90 घंटे की वॉर में तुर्की की मंशा जग जाहिर हो गई। तुर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन उसे हिंदुस्तान से प्रॉब्लम क्या है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप एक बयान सुने। Support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. तो TB2 की वो बात कर रहे थे, बैरेक्टर भी जिसका एक और टेक्निकल टर्म है, नाम है, वो तुर्की ने भेजे। इस बेगानी जंग में तुर्की क्यों दीवाना हुआ जा रहा है? हिंदुस्तान से उसे प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हिंदुस्तान से उसे एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब अर्थक्वेक हुआ था उनका फरवरी 2023 के अंदर, सबसे पहले भारत पहुंचा था, सबसे ज्यादा हेल्प हमने की थी, और तब तो वो तुर्की भारत की बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन वो तुर्की जो है वो बनना चाहता है खलीफा सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का। उसके लिए उसे सऊदी अरेबिया को साइडलाइन करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया को साइडलाइन करने के लिए उसको पाकिस्तान की मदद चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर शिया ईरान को साइड करना है तो उसके अगर कोई न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी है तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनके लिए जरूरी है अगर वो खलीफा बनना चाहते हैं सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का। इसीलिए आप मानेंगे नहीं, 2019 से लेकर 23 तक 103% वृद्धि हुई है डिफेंस इक्विपमेंट सेल की टर्की से लेके पाकिस्तान तक। ना केवल उन्होंने ड्रोन्स दिए, अब एक 5th जनरेशन फाइटर कान जो है उनका, जो 2033 में फ्लाई करेगा प्रोडक्शन लाइन में, वो वाला जहाज में 200 पाकिस्तानी इंजीनियर और पाकिस्तानी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उसकी टेक्नोलॉजी को भी सीख लें ताकि वो टेक्नोलॉजी अपने अंदर अपने जहाजों में इस्तेमाल कर सके। ये इतनी डीप रिलेशनशिप है, और ये सिर्फ ड्रोन्स और उसकी नहीं है। ये कहानी आती है कि अगर इस्लामिक वर्ल्ड में किसी को भी देखना है आगे तो टर्की बनना चाहता है, उसके लिए पाकिस्तान की उसको बहुत जरूरत है। पाकिस्तान को तुर्की की जरूरत है क्योंकि उसे भारत के साथ लड़ने के लिए, हर्षवर्धन जी, ड्रोन्स चाहिए, और तुर्की को पाकिस्तान की इसलिए जरूरत है, जैसा अभी सर ने कहा, कि वो अपने आप को सुन्नी मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहता है। ये पाकिस्तान किस किस के लिए लैब की तरह काम कर रहा है? वो तुर्की के लिए भी कर रहा है, वो चीन के लिए भी कर रहा है, वो अमेरिका के लिए भी कर रहा है। देखिए मीनाक्षी, जो फटे हाल होता है, जो कंगाल टाइप का होता है, वो सबके लिए काम ही तो करता है ना। जिसको हमारे कहते हैं ना, जो चिथड़ा हो गया, वो और क्या करेगा? अगर उसकी अपनी क्षमता होती तो वो भी एक, जिसको कहते हैं ना, एक पोजीशन में होता कि अच्छा चलो हमारी भी कोई पोजीशन है। उसकी पोजीशन नहीं है, लेकिन उसकी पोजीशन भारत के सामने उपयोग करके, चाहे चाइना हो, चाहे तुर्की हो, या यहां तक कि अमेरिका भी हो, वो उसको उपयोग करते हैं। अब चाइना के हथियार बिकते हैं, तुर्की के हथियार बिकते हैं, अमेरिका से मदद मिल जाती है, कुछ और मिल जाता है। इसकी वजह से एक वो पावर बना हुआ है। एक तरह से कहें कि जो कई बार हम लोग उस पिक्चर को याद करते हैं ना, जो इसमें अन्नू कपूर वो भीख मांग मांग के बहुत बड़ा एक घर बनाकर, और इस चौराहे पर वो भीख मांगेगा, इस चौराहे पर वो भीख मांगेगा। तो दुनिया के देशों के लिए ये एक भिखमंगा मुल्क है, जिसको अलग अलग समय पर किसी काम के लिए भीख दी जाती है कि आज चलो तुमको यहां करते हैं, तुम ये काम करो। अब उसका जो उपयोग है वो क्या ये कर पा रहे हैं? तो हमें जाना चाहिए थोड़ा पीछे। इमरान खान जब मुल्क संभाल रहे थे, ठीक है ISI तो संभालता ही, लेकिन वो भी संभाल रहे थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे, तो चाइना, टर्की और मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब हम इंटरनेशनल मीडिया एक खड़ा करेंगे, हम एक ऐसा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनाएंगे जो मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करेगा। अब कहां है इमरान खान, जेल में किस तरह है, क्या स्थिति है, वो ईश्वर जाने। मलेशिया के वो महातिर मोहम्मद कहां है, जरा उनका भी किसी को पता करना चाहिए। ये सब लोग भारत के खिलाफ हुंकार कर रहे थे। तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, क्या ये कहीं काम करता है? और फिर जब आप नाटो के मेंबर हो गए
तो आप इधर की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? तो कुल मिलाकर ये सिर्फ इतना है जी। कि एक मुल्क है जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, उसको पैसा दे दो, उसको कर्जा दे दो, उससे कुछ वसूल लो, उसके आधार पर कुछ कर लो, सिर्फ इतना भर है। मैं तुर्की की भूमिका इससे अधिक नहीं देखता हूं, और वहां से वो पाकिस्तान में आकर, चाइना खतरनाक है लेकिन तुर्की बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, मैं इसको मानता नहीं। अच्छा, लेकिन अगर हम ये सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड या खलीफा बनने की भी बात करें, जैसे कि चर्चा में लाया गया है सर, तो मैं अब जो डेटा पढ़ रही हूँ, अराउंड 85 to 90% भारतीय मुसलमानों में तो सुन्नी मुस्लिम आबादी ही है। तो अगर उसे इतना ही खलीफा बनना है तो पाकिस्तान का समर्थन देकर भारत के इतने सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ आप खड़े हो रहे हो, इसका मतलब तो ये है, या फिर हम ये मानकर चले कि ये सारा थोड़ा ट्विस्ट हो गया मीनाक्षी जी। अब अगर ऐसा होता तो फिर गाजा पर यहां क्यों लोगों के दिल टूटने लगते? ऐसा होता तो दुनिया के किसी हिस्से में कुछ हो और यहां हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, जोधपुर, हमारे अपने शहर प्रयागराज, दिल्ली, इन जगहों पर क्यों बड़ी बड़ी रैलियां निकलती? ये तो एक कनेक्ट है ना भाई। पाकिस्तान के साथ खड़े होने के बावजूद अगर एक बड़ा वर्ग है जो ईरान और तुर्की ही जाना चाहता है, जिसको वहीं से सब कुछ प्रेम निकल रहा है, तो फिर आप ये वाला थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहां के मुसलमानों के लिए कोई कुछ कर रहा है, इसको समझिए। ठीक है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स से निकलकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे ही आ जाते हो। तो ये जो तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, उस भारत के खिलाफ सपोर्ट करता है जो भारत विश्व बंधुत्व की भावना के साथ खड़े होने वाला तुर्की के लिए सबसे पहला देश था। जितनी तबाही तुर्की में आई थी उस भूकंप के बाद, किस देश ने इतनी मदद की जितनी भारत ने की? आप बात बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अच्छी बात अच्छे लोगों को समझ में आती है ना। आप समझ पा रहे हैं ना? नहीं, मतलब तुर्की समझेगा तब है ना इस बात को, कि तुर्की की जो मदद की गई है उसको लेकर हमेशा, लेकिन जो एयर कमांडर कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप उसको सीरियसली समझें। तुर्की की जो इच्छा है ना, वो है इस्लामिक लीडर बनने की। वो रिलीजियस लीडर बनना चाहता है इस समय, वो सऊदी अरब को अलग करके, और उसकी सारी एक्सरसाइज ये हो रही है। पाकिस्तान के साथ उसका कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है उस तरह से, लेकिन पाकिस्तान एक उसमें मदद कर सकता है सऊदी अरब के खिलाफ, तो वो एक बड़ी लड़ाई है। भारत को वो मजबूत देश के तौर पर देखता ही है, हमेशा उसने मदद की है। और मुझे हैरानी इसलिए है क्योंकि जो आज की सरकार है हमारे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके हमेशा, यानी भारतीय जनता पार्टी के तुर्की के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे। सबसे पहले जब संबंध थे तब लालकृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे और वो सारी बात थी। तो 2000 में जब होम मिनिस्टर भी थे तो तुर्की के लोगों के साथ सबसे बेहतर संबंध बने थे भारत के, उस समय सबसे पहले बने थे। और अभी 2017 में जब मोदी सरकार रही तब भी वो यहाँ पर आए, और उसके बाद हुआ, और उसके बाद हमने भूकंप में जो मदद की, तो भारत की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी मदद नहीं होती रही हो। लेकिन उनके एक रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देखें तो पाकिस्तान उनकी मदद करने में, वोट के हिसाब से समझें तो वो उस तरह से मदद करता है, और भारत वहाँ पर खड़ा नहीं दिखाई देता। वो विश्व बंधुत्व की बात तो करता है लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड की बात नहीं करता ना। ठीक, मैं लेकिन तुर्की की अगर कैपेबिलिटी पर भी आ जाऊं, अगली खबर उठाऊं, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन में सर आपसे। ये तुर्की के पास चाहे एक्टिव सैनिकों की बात कर ले जिनकी 3,55,000 के करीब तादाद है, उनके रिजर्व सैनिकों की भी अगर हम बात कर ले, और जो एक्सपेंडिचर उसका सेना में खर्च होता है करीब $40 बिलियन का एक्सपेंडिचर है। अभी जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि उतना बड़ा कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन तुर्की इतना अपनी सेना के लिए खर्च कर रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है मीनाक्षी जी। जो 50% हमारे बजट का है, डिफेंस बजट हमारा $80 बिलियन के करीब है, उसका 50% वो खर्च रहा है। लेकिन उनका एक जो आपने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत बड़ा है। वो एडवांस टेक्नोलॉजीज 5th जनरेशन फाइटर बना रहे हैं जो 2033 तक प्रोड्यूस होने लग जाएगा। वो बना रहे हैं ड्रोन्स, इतने एडवांस ड्रोन्स जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट के साथ जाते हैं तो उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे हाई एंड टेक्नोलॉजी जो आगे जाके युद्धों में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो अहम होगी, वो उसको बना रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स को बना रहे हैं। वो तो पाकिस्तान को भी बेचना चाहते थे, पाकिस्तान के पास उतना डेप्थ नहीं है खरीदने का, नहीं तो वो जरूर बेच देते। हाँ, वो जरूर 5th जनरेशन में उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए उसके साथ सहयोग करें। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप आज से 20 साल पहले चले जाएं टर्की में, वो आप देखिए बहुत ही मॉडरेट होता था, वेस्टर्न प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था। वहां पे लेडीज जो है वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, और जबकि आज वो इस्लामाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, पर बहुत शुरू से बहुत मॉडरेट रहा है और वेस्टर्न कल्चर के साथ क्लोज रहा है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम कहां आई?
उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई 1995 के अंदर, जब उन्होंने कस्टम्स यूनियन एग्रीमेंट किया यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन उसके बाद यूरोपियन यूनियन को जब वो ज्वाइन करने लगा तो वहां पे बात आ गई कि आप मुस्लिम देश हैं, और वहां पे बात आ गई कि आपको अपने ह्यूमन राइट्स को ठीक करना है, आपको जो साइप्रस के साथ प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, जो उनका नॉर्थ साइप्रस उन्होंने लेके रखा हुआ 1974 से, उसको ठीक करना है, आपको डेमोक्रेसी बढ़ानी है, बेहतर करनी है। ये उनके जो एक स्टेटस था उसके ऊपर चोट थी। उनको बहुत ऑकवर्ड लगा कि कोई भी देश उनके ऊपर ऐसे कैसे कमेंट कर सकता है, आप तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहते हैं। 2005 से लेके आज तक 20 साल हो गए हैं उनकी नेगोशिएशन चल रही है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया था पिछले 10 साल के अंदर कि वो इस्लामाइजेशन करेंगे और धीरे धीरे इस्लाम वर्ल्ड के अंदर अपनी स्टेटस को आगे बढ़ाएंगे। उनकी फिलहाल लड़ाई यही वाली है कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो है ना वो बॉस बन जाए। मोटे तौर पर वो ईरान के साथ जो अभी जंग चल रही थी उसमें जितना खामोश ये था वो इसलिए था कि ईरान जितना नीचे जाएगा उतना तुर्की ऊपर आएगा। अच्छा, बात हम पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। उसमें मीनाक्षी डर दूसरा भी था, सिर्फ इतना नहीं था ऊपर नीचे डाली, दाएं बाएं से अगर मिसाइल आ जाती तो बड़ा संकट में पड़ जाता, क्योंकि इजराइल बहुत मार रहा था। तो डर वो भी था, सिर्फ इतना भर नहीं था कि वो कोई शिया सुन्नी देश वाला ही झगड़ा था, उसको डर भी लग रहा था। अब पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, एक और डरे हुए देश की बात हम कर लेते हैं, वो पाकिस्तान है। एक ऐसा देश जो किसी का भी प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार रहता है। भारत के खिलाफ कभी चीन का प्रॉक्सी बन जाता है, जब खाड़ी देशों की बात आती है तो वो अमेरिका का प्रॉक्सी बन जाता है। इन दिनों तुर्की और अजरबैजान का प्रॉक्सी बना हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान का ये नेचर भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। हालांकि भारत ने हर बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है कि वो सुधरने वालों में से है नहीं। इसलिए भारत को अपनी तैयारी इतनी मजबूत करने की जरूरत है कि वो एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध लड़ सके। हालांकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने एक साथ ही ये युद्ध लड़ा था, लेकिन अगर एकदम टू फ्रंट वॉर की नौबत आ जाती है, ऐसी स्थिति आती है, तो आने वाले समय में सर जिस तरीके की जंगें होगी वो बहुत ज्यादा हाईटेक होगी। जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, भारत पाकिस्तान के साथ जो 4 दिन का युद्ध लड़ रहा था, वो 4 की जगह 40 दिन का, 4 महीने का और 4 साल का भी युद्ध हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपने इतना अच्छा विश्लेषण ऑलरेडी कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं कि अभी भी अगर पाकिस्तान को देखें तो वो जो ले रहा है टर्की से और ड्रोन, 350 ड्रोन तो उन्होंने तब लिए जब ऑप सिंदूर हुआ, उसी टाइम पे वो लैंड भी किए 3 जहाजों के साथ, और अब वो और ले रहा है। वो ले रहा है यीहा ड्रोन, वो ले रहा है लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स, और जो बहुत एडवांस सिस्टम्स हैं वो वाले ले रहा है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब कर रहा। और मैंने आपसे अभी बात करी जब आप ये कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारे कॉमन व्यूअर्स के लिए ये चीज समझाते हैं, ये किस तरीके से समझता है? अब ये देखिए, अगर कोई भी ड्रोन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है, जब वो अंदर जाता है, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, ये दिखाने के लिए कि कोई और रेडार उसको पिकअप कर रहा है, या फिर जिसको वो जैम कर सकता है, या कोई उसको जैम करने की कोशिश कर रहा है उसके लिंक्स को, तो उसको उससे कैसे वो बच सके, ये एबिलिटी उसके अंदर ऑलरेडी डाल दी गई है। और ये वाले जब ड्रोन्स आते हैं पाकिस्तान के पास, तो इस बार क्या हुआ था, TB2 भी हमने गिरा दिए, यीहा भी गिरा दिए, सोंगर भी गिरा दिए इनके ड्रोन्स। लेकिन अब जब एडवांस ड्रोन्स आएंगे जिन पे एडवांस कैपेबिलिटी क्षमताएं होंगी, तो क्या वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेद कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, इसकी अब जो कोऑपरेशन चल रहा है वो इस लेवल पे चल रहा है। और इसी वजह से जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि आने वाले युद्ध बहुत ही टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे, और उससे जो इफेक्ट होगा आप खुद ही देख रहे हैं कि इतना बड़ा एडवांस देश इजराइल के ऊपर जब वो बैलिस्टिक मिसाइल, एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, तो उसका कितना बुरा हाल हुआ था। और ये एक और चीज है, इसी वजह से कल हमारे जनरल ने भी कहा था एयर डिफेंस को बेटर करने की जरूरत है, और जरूरत है भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की, आज 10 साल बाद नहीं, आज लेने की जरूरत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस डिसीजन मेकिंग में है, हमारे को बहुत जल्दी निर्णय लेना है कि जो अगर हमें एयर डोमिनेंस रखनी है अपनी इस साउथ एशिया के अंदर, तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अच्छा समीर जी, एक ग्राफिक्स जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के पास अपना कुछ है ही नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम वो चीन से लेता है, PL-15 की बात करें वो चाइना से लेता है, एवैक की बात करें तो वो स्वीडन से लेता है। तो पाकिस्तान ने अपने लिए तैयार किया क्या? सबके सामने तो कटोरा लेकर उसने भीख मांगी है, उसका सुरक्षा तंत्र मांगे का है।
देखिए, पाकिस्तान तो जुगाड़ तंत्र पे चलता है, जिसे कहते हैं ना जुगाड़ तंत्र, कि भाई यहाँ से आप चीन से आप कुछ ले लो, आप तुर्की से कुछ ले लो, आप अमेरिका से कुछ मांग लो और फिर आप भारत से युद्ध लड़ो। और पाकिस्तान की हालत तो एक भिखारी के समान हो चुकी है पूरी तरीके से, कि बहुत दूसरे पे सभी तरीके से वो निर्भर है। लेकिन इसके बाद भी भारत को मतलब ये बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान को आपने सबक सिखाया है, लेकिन उसके पीछे तुर्की भी खड़ा हो रहा है, उसके पीछे चीन की ताकत भी खड़ी है। और आप देखिए, अब अमेरिका को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जो अमेरिका उनके सेना प्रमुख के साथ उनको डिनर पे इनवाइट करता है, जो राष्ट्रपति अच्छा, कहते हैं। अभी बहल साहब ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, वो दर्शकों के सामने आ नहीं पाई। बहल साहब बता रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं वो भी यूएस में बैठे हुए। बिल्कुल, उनके सेक्रेटरी ऑफ द एयरफोर्स जो हैं पेंटागन के अंदर, उनसे मुलाकात की, उनके एयर चीफ के साथ उन्होंने मुलाकात की और दोनों पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात करें। ये वो बिरयानी है जो खिलाई थी ट्रंप ने मुनीर को। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, यानी कि अमेरिका हमारे को एक मैसेज भेज रहा है, हमारे को इक्वेट कर रहा है वापस पाकिस्तान के साथ। ये हो सकता है क्योंकि अभी ट्रेड डील की बातें चल रही है और हम कई चीजें हमारा देश की मानने को तैयार नहीं है एग्रीकल्चर और डेयरी के लिए। हो सकता है वो हमको मैसेज भी भेज रहा, और हो सकता है कि उसका ईरान के लिए आगे कुछ प्लान हो जिसके लिए उसके बेसिस और उसके एयर स्पेस की जरूरत लेकिन अमेरिका की परिस्थिति, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई जंग होती है फिर से, तब भी वो ट्रांजैक्शनल ही होगी। अगर वो ईरान के साथ, और जब हमने देखा जिस तरह से इजराइल जंग लड़ रहा था, तब भी कितना सोच समझ के उसने एक्ट किया था। तो भारत और पाकिस्तान की जंग में भी वो केवल ट्रांजैक्शनल तौर पर ही पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, ये देखते हुए कि पाकिस्तान उसके लिए किस तरीके की जमीन मुहैया करा सकता है। और भारत के साथ अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो सीधी दुश्मनी ले। अच्छा, एक और खबर है पाकिस्तान की ही फितरत को लेकर है, वो कैसी आप देखिए, एक नई बानगी आपके सामने रखती हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से जब एक इंटरव्यू में आतंकी मसूद अजहर को लेकर सवाल पूछा गया तो उसने ऐसा जवाब दिया जिससे वो फिर ट्रोल हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को नहीं पता है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का ठिकाना कहां है। उसने कहा कि अगर भारत पक्के सबूत देता है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भुट्टो ने यह भी कहा कि अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में नाटो उसे नहीं पकड़ सका तो पाकिस्तान से ऐसा करने की उम्मीद प्रैक्टिकल नहीं है। खुद ही अपनी बात बताते हैं, खुद ही अपनी पोल खोलते हैं, कैसे नेता हैं। पाकिस्तान का ये झूठ कोई नया नहीं है। भारत छोड़िए, पाकिस्तान ने तो अमेरिका से भी डॉलर डकार कर यह कह दिया था कि आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। और बाद में वो कहां पर मिला? एबटाबाद में मिला था। घुसकर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। तब भी पाकिस्तान यही बोलता रहा, हमें तो जानकारी ही नहीं थी। ऐसे तो बिलावल भुट्टो साहब हैं, कितना झूठ बोलते हैं समीर जी। दाऊद इब्राहिम भी तो लंबे समय तक पाकिस्तान में रहा, कभी पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ पर है? भारत ने इतनी इंफॉर्मेशन भेजी, कभी नहीं स्वीकार किया। तो किसी भी आतंकवादी को पाकिस्तान तो हमने भी देखिए बिलावल भुट्टो के पीछे छिपाया है मसूद अजहर को। बिल्कुल। और पाकिस्तान तो वैसे भी सारे आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगार है। आप दुनिया के सारे अपराधी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान से दुनिया में जाते हैं, आतंकवादी हरकतें करते हैं और लौटकर पाकिस्तान में सुरक्षित रहते हैं। तो पाकिस्तान तो अब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दुख की बात यह भी, और भारत को यह बात अमेरिका को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वो वहां से टेररिस्ट लॉन्च हमारे देश में करता है और उसके बाद आप उनके सेना प्रमुख को बैठ के आप उनके साथ डिनर करोगे, आप उनको सहायता आर्थिक रूप से मदद करोगे, आप उनको भारत के साथ एक तराजू पे तोलोगे, तो ये हमें स्वीकार नहीं होगा। आप उसे आतंकवादी देश घोषित करो और पाकिस्तान को दो टूक कहो कि अगर भारत में आप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाते हो, युद्ध के स्तर पर जाते हो, तो अमेरिका इसमें पहले इंटरवेंशन करेगा। मुझे लग रहा है कि सिर्फ चीन ही नहीं है कि जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी पीछे से पाकिस्तान को साथ दे रहा है, जो पाकिस्तान इतनी हिम्मत कर रहा है। और ठीक है, बेंजीर साहब के भुट्टो के बेटे हैं, ये सत्ता में रह चुके हैं। अब आर्मी प्रमुख ही अगर आतंकवादियों को जनाजे में शामिल हो, सेना के बड़े अधिकारी अगर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो, और जो आपने जिक्र किया कि ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में था ना, अमेरिका के तो फौजी आके मार के चले गए, पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। वो तो कहते रहे कि वो अफगानिस्तान में है। तो आज दुनिया नहीं, क्या पता अमेरिका को टिप देने वाले भी वही पाकिस्तान के हुक्मरान ही। उन्हें लगा कि भाई हमारे लिए सिरदर्द बन रहा है तो बता दो कहां पर है, ये मारा जाएगा, हमारी भी नाक ऊंची रह जाएगी। और जो हुआ, वैसे भी इतनी बेइज्जती पाकिस्तान की हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड। एक बेइज्जती और सही, हर्षवर्धन जी, एक बेइज्जती और सही। नहीं, एक तो ये कि नाक ऊंची हो जाएगी, ये सब जो है ये वाला नहीं चलता वहां।
पाकिस्तान में कुछ नहीं चलता है सर, नहीं। नाक ही नहीं है। मतलब वो नकटा मुल्क है, तो इसलिए वहां ये सब चलता नहीं है। इसको यूं समझिए ना, जिस पाकिस्तान ने इस हालात में सिर्फ और सिर्फ कुछ रकम मिल जाए, कुछ डॉलर मिल जाए, कुछ समय के लिए और राहत मिल जाए, ईरान की पीठ में खंजर भोंक दिया। तो उसके लिए क्या है? अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हम आके मारेंगे, हमें दिखाना है, और उस वक्त जिसको कहते हैं अमेरिका को दुनिया में दिखाना था कि हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, जाके मार दिया ओसामा बिन लादेन को, तो वो पाकिस्तान किसी भी ऐसे देश के सामने झुक जाता है जहां पर उसे किसी तरह की मदद मिल जाए। और लोग कहते हैं कि जो टेरर इकोनॉमी है वो सेना को चलाती है। सेना को नहीं, पूरे मुल्क को चला रही है। और जब मुल्क को कोई टेरर इकोनॉमी चलाने लगे, तब जाहिर है कि इस तरह की चीजें, एक आतंकवादी मर गया, अच्छा जंगल का कानून जैसा हो जाता है ना, कि उसको आपने मरवा दिया, दूसरे का धंधा चलता रहेगा। तो ये ठीक वैसे गैंग वॉर जैसा मसला है, इसमें कोई नाक वाक सब है नहीं, उनकी बची नहीं है। ठीक, अब देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और कानून व्यवस्था का मामला नीतीश कुमार के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू के लिए जाने जाते थे, सुशासन बाबू के तौर पर जाने जाते थे, जंगल राज के खिलाफ लड़कर जो सत्ता में आए, अब वो सुशासन क्या केवल एक दावा भर रह गया है? क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं इस वक्त पटना में दिखाई दे रही हैं, सब कुछ बेलगाम नजर आ रहा है। पटना से जंगल राज की कहानी ही शुरू हुई थी। आप याद करें, लालू यादव का राज, उस वक्त भी पटना से ये कहानी शुरू हुई थी और अब उसी पटना में फिर से हालात बेकाबू हो रहे हैं। राजधानी पटना में एक बड़े कारोबारी के मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी में गोपाल खेमका के घर के बाहर शूटर नजर आ रहा है। वो गोपाल खेमका का इंतजार कर रहा है। आप तस्वीरें बहुत गौर से देखिएगा। शूटर घर के बाहर आया, बड़ी आराम से उसने वहां पर इंतजार किया, दो कारों के बीच में वो छिपा रहा, किसी की नजर उसके ऊपर नहीं गई। और जैसे ही गोपाल खेमका की कार वहां पर आई, वो शूटर एक्टिव हो गया। आगे वाली कार में गोपाल खेमका सवार हुए थे। शूटर उन पर ताबड़तोड़ फायर करता है और फिर आराम से स्कूटी लेकर वहां से फरार भी हो गया। इस हत्याकांड के बाद आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक नीतीश सरकार के सुशासन के दावों पर सवाल उठा रही है। इससे पहले भी आप याद करें, 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। तो ये तो पहले से ही पता है कि इस परिवार के ऊपर संकट मंडरा रहा है। पहले बेटा और अब खुद खेमका। गुंजन की हत्या उनकी फैक्ट्री के सामने की गई थी और अब उनके पिता गोपाल खेमका की हत्या उनके घर के बाहर हो गई। गोपाल खेमका बीजेपी के नेता होने के साथ ही बिहार के एक बड़े उद्योगपति थे। अब चुनाव से ठीक पहले नीतीश विरोधियों के वो निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष का कहना यह है कि जब पटना के पॉश इलाके में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर बाप राज्य के बाकी अन्य इलाकों में पब्लिक तो भगवान भरोसे है। ये तस्वीरें बताती है पुलिस क्या सो रही है। और चिंता की बात तो यह है ना विजय जी कि होम मिनिस्ट्री किसके हाथों में है? खुद सुशासन बाबू के ही हाथों में है। तो लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथों से फिसलता चला जा रहा है। जो आपका सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ब्रांड इमेज थी, उसी ब्रांड के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है। हम इस पर करेंगे चर्चा। एक बाइट हम सुना देते हैं, बयान सुना देते हैं। रोल हमारे साथ हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, लगातार आप लोग लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा करते रहे हैं और इस बीच एक और हत्या हो गई, बड़े कारोबारी की हत्या। कि अत्यंत ही दुखद है और इसी से पता चलता है कि बिहार में गोली मार सरकार स्थापित हो गई है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। अपराधी राज, गुंडा राज, राक्षस राज इसी को कहा जाता है। जब पटना में, बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े पॉश इलाके में इस तरह से गोली मारकर अपराधी निकल जा रहे हैं। एक बड़े व्यवसायी के रूप में, उद्योगपति के रूप में श्री गोपाल खेमका जी को लोग जानते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन 2 घंटे के बाद पहुंचती है और नीतीश सरकार सोई हुई है। इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये नकारा निकम्मी खटारा सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। अब जनता ऊब चुकी है। पुलिस से जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो पुलिस ये कहती है कि आरजेडी के समय में जो आंकड़े थे हत्या के, लूट के, बलात्कार के, उससे काफ़ी कमी आई है। आंकड़ों का खेल आदर नीतीश कुमार जी की पुलिस ना खेले। अपराधियों का तांडव इस तरह नहीं हुआ था।
जिस जंगल राज की बात ये कह के ये 20 वर्षों तक सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अब ये महाजंगल राज जनता ने देखा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी। हमारे साथ हैं जेडीयू नेता श्याम रजक। श्याम जी, विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़े कर रहा है। एक बार फिर पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या हो गई। देखिए, गोपाल खेमका बड़े कारोबारी ही नहीं थे, एक समाज सेवी, हर लोगों के मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में महसूस कराते थे। कभी उनको महसूस भी नहीं होता था, हम लोग से 40 साल से संबंध है, कभी इन चीज़ों पर, उनकी सुरक्षा पर उनको चिंता नहीं रहती थी, कभी लगता ही नहीं कोई उनका दुश्मन होगा। इस तरह की घटना हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है, व्यक्तिगत क्षति भी है। इस पर जो भी कुछ कहा जाए वो कम होगा। लेकिन पुलिस यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थाना है, पुलिस के बड़े अधिकारियों का आवास है, और बावजूद ऐसी घटना और उसके बाद पुलिस का देर से पहुँचना, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। ये सारे चीज़ों को जानकारी मिली। आश्चर्य लगता है कि 112 इसीलिए किया गया है कि 4 से 5 मिनट के अंदर पहुँच जाए सभी चीज़। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, आपने तो लालू यादव का भी राज देखा, आपने नीतीश कुमार की भी सरकार देखी, आप उस जंगल राज की बात करते हैं। मैं अगर सरकार के पक्ष की ही बात करूं कि उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने का वादा है, सुशासन बाबू सत्ता के शीर्ष पर है और उनके ही राज में अगर उन्हीं के नजदीकी के किसी की हत्या हो जाती है, वो भी पुलिस थाने से 500 मीटर की दूरी पर, ये कैसी सरकार है, ये कैसा नेतृत्व है? जी हाँ, बिल्कुल, और यही कारण है कि इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी लगातार जो जंगल राज की बात, जो आरोप उन पर लगता रहा है, वो कहते रहे आखिर ये क्या है, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। और ये आरोप प्रत्यारोप जो है लंबे समय से चलता आ रहा है। सरकार की तरफ से आंकड़े दिखाए जाते रहे हैं, कई बार डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें मैंने खुद सवाल किया है, तो आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि उस समय जो आंकड़े थे उससे बहुत कमी आई है। इसके अलावा फिर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि उस समय जो है सरकार संरक्षित ये अपराध होते थे, यानी अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती थी और उनको संरक्षण था जो सत्ता में होते थे, मुख्यमंत्री आवास से चीज़ें होती है। इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं। और जाहिर है अब पुलिस का कहना है कि हम एक्शन करते हैं, घटनाएं हो रही हैं लेकिन हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन जाहिर है जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, राजधानी में घटना हो रही है, थाने से 500 मीटर की दूरी पर घटना हो रही है, पुलिस को आने में वक्त लग रहा है और लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होंगे। और कुछ दिन पहले ही पटना के एसएसपी का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही थी, तस्वीरें आ रही थी कि सड़क पर कैसे खुलेआम फायरिंग हो रही है और पीछे पीछे पुलिस के आला अधिकारी जा रहे होते हैं, वहाँ फायरिंग होती है। लगातार डबल मर्डर की घटनाएं हुई, एसएसपी को बदला गया, नए एसपी आए, पहले ही दिन तेजस्वी यादव के घर के पीछे फायरिंग हो गई और फिर इसके बाद हत्या की लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अब चुनावी साल है तो जाहिर है इसको लेकर सियासत भी होगी, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून व्यवस्था का मसला आम आदमी से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये सवाल लोगों के मन में भी है कि नीतीश, सियासत क्यों नहीं होगी? और कहते हैं सियासत तो होनी भी चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ही तो ब्रांड इमेज थी ना। विजय जी, मैं इस पर आपके पास आ रही हूँ, लॉ एंड ऑर्डर ही तो ब्रांड इमेज है ना नीतीश कुमार की। आप पुलिस बदल दें फिर भी मामला नहीं सुलझ रहा है, सुशासन नहीं आ रहा है, कमी तो है ना। मीनाक्षी जी, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अब आप उनको जबरदस्ती सुशासन बाबू बनाए हुए हैं, उन्होंने तो कहा नहीं आपको, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हो गई लेकिन आप उन्हें सुशासन बाबू मानते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो होम मिनिस्टर भी हैं, ये बात नीतीश जी को पता है। आपको वो वीडियो ध्यान है कि एक बड़ा कुछ घटना हुई थी कानून व्यवस्था की और उसमें उन्होंने कहा अपने चीफ सेक्रेटरी को कि होम मिनिस्टर से बात करवाना हो। तो खुद को नीतीश जी को तो पता हो कि वो होम मिनिस्टर है, ये आपको पता है, नीतीश जी को तो पता होना चाहिए ना। तो ये बीजेपी को पता है या नहीं है, या बीजेपी को पता है? अब बीजेपी के लिए इस परिस्थिति में हर्षवर्धन जी मामला संभालना कितना मुश्किल है, आप ये सोचिए। हालांकि राजनेताओं के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सब सुविधा अनुसार होता है, लेकिन बीजेपी के ही जो नेता रहे गोपाल खेमका, पहले बेटा चला गया, आप खुद गोपाल खेमका चले गए, बीजेपी कैसे डिफेंड करेगी अपनी सरकार को? नहीं, मुझे लगता है बीजेपी के डिफेंड करने का मसला नहीं है। ये जो विजय जी ने कहा उससे थोड़ा सा आगे जाने की बात है
कि क्या किसी राज्य में इस तरह से जो मुख्यमंत्री पद पर बैठने की स्थिति में नहीं है, राजनीतिक वजहों से उसको कब तक घसीटा जा सकता है भाई? जिस व्यक्ति का अपने प्रशासन पर, अपने अधिकारियों पर, या कहें कि किसी भी चीज पर कोई दबाव नहीं है, और दबाव तो छोड़िए, उनके ध्यान में कितनी चीजें रहती है, ये बड़ा सवाल है। जो कुछ हुआ है, ये मतलब कोई भी कह देगा कि एक पर क्या किसी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्या किसी से त्यागपत्र कह देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन याद तो रहना चाहिए कि वही गृह मंत्री हैं जिस तरह की स्थिति है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार जंगल राज जैसी स्थिति बिहार में बनी, जिस तरह से बिहार के हर जिले में लगभग हर दूसरे चौथे कोई न कोई हत्या, कोई न कोई हिंसा, अपहरण, यह सब शुरू हो गया। और इस तरह से पटना में अगर किसी बड़े कारोबारी को गोली मार दी गई तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि राज्य सरकार पूरी तरह से निष्फल है, काम नहीं कर पा रही। अब आप उसको जंगल राज कहें या ना कहें, लेकिन स्थिति तो वैसी ही। देखिए, नीतीश कुमार स्वास्थ्य के रूप से लाचार हैं और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से लाचार है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में आपको ढूंढना है चुनाव तक, इसलिए जनता को लाचार बना देंगे। देखिए, पहले था ना, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो अब तो वही हो गया कि बिहार में बहार है, बदमाशों की भरमार है। आज जिस तरीके से बिहार के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, चुनाव के 3 महीने के पहले, और जिस लालू प्रसाद के 15 राज को जंगल राज, गुंडा राज बनाकर नीतीश कुमार आए, और नीतीश कुमार ये तो नहीं कह सकते कि मुझे और समय चाहिए। 20 साल से आप प्रदेश की राजनीति में हो, 20 साल से आप सत्ता में हो भारतीय जनता पार्टी के पास, ठीक है, 20 समय आप कुछ समय फिर जंगल राज की तरफ लौट गए थे, लेकिन लंबे समय तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हो। उसके बाद भी आप पूरा बिहार को तो छोड़िए, आप पटना में लॉ एंड ऑर्डर, जो मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं, जहां राज्यपाल बैठते हैं, जहां पुलिस के डीजीपी बैठते हैं, जहां सारे बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर पा रहे हो। और खुलेआम हत्या हो रही है और 2.5 घंटे बाद, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये बोल रही थी, पहुंच रही है। तो ये नाकारा निकम्मापन राज्य 500 मीटर की दूरी पर जहां पुलिस बैठती हो, अधिकारी बैठते हो, वहां पर ये घटना हो गई, पॉश एरिया में ये घटना हो गई। मुझे लगता है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास समय है कि वो नीतीश कुमार से छुटकारा ले ले, सरकार चली जाए, चुनाव में जाए, भारतीय जनता पार्टी दम पर लड़े, या मुख्यमंत्री अपना लेकर आए, या कम से कम गृह मंत्री अपना बना ले। नीतीश कुमार से बोले कि भाई आप मुख्यमंत्री ठीक हो, कम से कम गृह मंत्रालय हमको दीजिए। राजनाथ सिंह भरे सभा में कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव है। बहुत छोटा सा कमेंट। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, सबसे पहले ये कहूंगा कि जब भी कोई बड़ा हमला रोकना हो तो इंटेलिजेंस गैदर की जाती है, और अगर किसी के बड़े उद्योगपति के बेटे को मारा गया हो, उसके बाद उसके ऊपर जो नजर रखी जाती है ताकि उसके ऊपर ऐसा अटैक ना हो, तो यानी कि इसमें कोई भी एफर्ट पुलिस का नहीं लग रहा कि उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, इंटेलिजेंस गैदर की जाए। उनका एक रीजन देती है पुलिस कि हमारे पास 2.5 लाख के करीब टोटल कादर है, लेकिन वैकेंसीज है आधी, 50% वेकेंट है। लेकिन ये कोई भी रीजन नहीं देती कि अगर चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ होम मिनिस्टर है तो वो ऐसी रिक्रूटमेंट क्यों ना करे ताकि ऐसी घटनाएं कम हो। और दूसरी बात आती है, जब भी हम सुशासन की बात करते हैं, पिछले साल 12 ब्रिजेस गिरे थे बिहार के अंदर, 12 ब्रिजेस, हर ब्रिज 50 विलेजेस को कंट्रोल करता था, लिंक करता था। तो कहीं ना कहीं वो सुशासन कैसे होगा? आप लोग बिहार जाके देखिए, मैं 20 डिस्ट्रिक्ट में घूम के आया हूं, मुझे तो कहीं पे भी कोई इतनी मेजर डेवलपमेंट नहीं दिखी जैसे कि दूसरे स्टेट्स के अंदर है। और दूसरी चीज है, कनेक्टिविटी सिर्फ मेजर हाईवेज पे थी, बाकी एरियाज जो है, आप रूरल एरियाज में चले जाए, अभी भी वहां पे प्रॉपर मेटालिक रोड्स नहीं है, वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे लोगों की हाईवेज भी जो कभी कभी लगता है कि शहर के अंदर की गली के जैसे हैं। अब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाली ऐसी रोड्स भी मैंने देखी है जिनमें मैं ट्रैवल कर चुकी हूं। अच्छा, एक और खबर, बिहार की राजधानी पटना में जहां एक बड़े बिजनेसमैन को घर के बाहर ही जिस तरह से बदमाशों ने बेरहमी से, बेदर्दी से भून डाला, तो वहीं सिवान में दबंगों ने तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिवान में यह वारदात भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया में हुई है। अब इस मामले की जांच खुद सारण के डीआईजी नीलेश कुमार ने अपने हाथ में ले ली है। बताया जा रहा है कि मलमलिया ओवरब्रिज के पास पूरी वारदात हुई है। आरोप यह है कि दबंगों ने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और फिर तलवार से हमला करके 3 लोगों की हत्या कर दी। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज एसडीपीओ भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे।
और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। 3 आदमी का डेथ हुआ है और 3 आदमी हॉस्पिटलाइज है जो सीरियस है। अब पटना की हमने खबर आपको दिखाई। गोपाल खेमका तो चलिए एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा, व्यापारी हैं। अब ये जो सिवान की खबर आप देख रहे हैं, यहां पर भी तो नरसंहार हुआ, यहां पर भी तो मर्डर हुआ। ये कॉमनर है, उतना रसूखदार नहीं है, उतना कोई चर्चित नाम नहीं है, तो क्या फर्क रह गया है? आप राजधानी पटना की बात कर लें या फिर सिवान की बात कर लें, भगवानपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। अब हर्षवर्धन जी, ये नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही है। लेकिन केवल एक सीएम थोड़ी ना होता है, केवल एक होम मिनिस्टर थोड़ी ना होता, पूरी सरकार होती है, उसका तंत्र होता है, उसका प्रशासन है, उसके पुलिस है, डीआईजी हैं, सब क्या कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर डीजीपी से लेकर और जिले के कप्तान तक या उस थानेदार तक सबकी जिम्मेदारी तय करेंगे, होना भी चाहिए। लेकिन उनकी जिम्मेदारी तय करने का अधिकार लोकतंत्र में किसको होता है? इसी के लिए तो जनता एक नेता चुनती है, एक सरकार बनाती है, पार्टी तय करती है, वो सरकार में आती है तो जिम्मेदारी तय करती है। जब मुख्यमंत्री की ही कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है, जब उनको खुद नहीं पता है कि क्या, कब, कहां, कैसे करना है या क्या हो रहा है, तो वो किसकी जवाबदेही तय करेंगे? और इसके पहले जितना घटनाक्रम हुआ, देखिए बिहार में ना, ठीक है, पहले बहुत बुरा हाल था, ये ठीक बात है, ये हम इसको ऐसे नहीं देख सकते। राष्ट्रीय जनता दल के समय में जो हाल था वो सचमुच बहुत बुरा था। लेकिन आज के समय में ये हो, बालू के ठेके पर वहां गोली चल जाती है, घर में घुसकर लोग गोली मार देते हैं, शराब बंदी है, शराब का माफिया काम कर रहा है, किसी से भी वसूली हो जाती है, अपहरण कर लिया जाता है, ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। और दिन दहाड़े अगर ऐसे गोली मार दी जा रही तो सचमुच ये दिखाता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। भले ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहें, वो आंकड़े बताएं तो आंकड़े तो किसी भी कह सकते हैं कि फलाना के समय इतना था, हमारे समय में इतना नहीं। ये बहुत कमजोर है ये तर्क, बिल्कुल ही मतलब मानवता और संवेदनशीलता के लिहाज से भी ये बहुत खराब तर्क है। इसमें एक लाइन बोलता हूँ केवल कि जैसे हर्षवर्धन जी ने ना बहुत साफ बात की उन्होंने कि डीजीपी और वो सब हैं जो आपने सवाल किया, सब लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, इसमें कोई बात ही नहीं, कप्तान की भी बनती है और वहाँ पर जो थानेदार होगा उसकी भी बनती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि वो उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे ना। और उससे बड़ा यह है कि मुख्यमंत्री जी जिसने बना रखा है उनकी जिम्मेदारी भी तो तय हो। ये अच्छा है सर, फिर मुख्यमंत्री तो जनता ने बना रखा है। जनता ने नहीं बना रखा, बीजेपी ने बना रखा है। तो बीजेपी तय करे ना, बीजेपी क्यों इस दुविधा में फंसी हुई है? मुझे लग रहा है कि जो लालच ने 6 महीने का तो दुविधा में रहेगी ना, ये तो तय है ना। मैं ये बता रहा हूँ आपको, मुझे जो लग रहा है, मतलब मैं कोई इस तरह से नहीं कह रहा, लेकिन जो दुविधा है कि भाई इनके भरोसे चल जाएंगे, मुझे लगता है इनके भरोसे ही कहीं नैया ना डूब जाए कि 6 महीने में तो आपको पूरा शिप ही जो है बिल्कुल डूब ना जाए। कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स है। अब देखिए, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखें, ये विपक्षी दलों के लिए भी एक ऐसा अवसर है जिसे वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आरजेडी की। आरजेडी इस वक्त मीटिंग कर रही है। लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी होनी है और आरजेडी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार मिलेगा। लालू यादव आरजेडी की मीटिंग में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इसमें कोई डाउट तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, ये पहले से ही तय था कि कौन सुप्रीमो होगा आरजेडी का। तो एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ लालू प्रसाद यादव है। इन दो चेहरों में से जनता को तय करना है कि उन्हें कौन पसंद है अपने नेतृत्व के तौर पर। अब लालू प्रसाद यादव खुद डायरेक्ट इनटू पॉलिटिक्स, मतलब किसी पोजीशन पर तो नहीं जा सकते, लेकिन तेजस्वी यादव तो जा सकते हैं, अपनी पार्टी को तो वो आगे ले जा सकते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे? बड़ा डायरेक्ट सवाल, विजय जी। मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी जैसे काम कर रहे थे और आरजेडी का जो एक नया रूप आया, एक्टिव हुआ, उसमें लालू जी की फिर से एंट्री जो है उनके लिए भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि जो लालू का जंगल राज, लालू का जो करप्शन और वो उस सबसे निकलने की कोशिश पिछले 2-4 साल में की होगी तेजस्वी जी ने, और अब आज फिर से आरजेडी जो है उनके सिर पर ताज रख रही है लालू जी के। तो भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं जो उनके विरोध में खड़ी हैं, उनको फिर मौका मिलेगा कि लेकिन जैसे अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ बगावत कर दी थी, वैसा तेजस्वी यादव कर सकते हैं। लालू जी के लिए जरूरत नहीं थी ना, लालू जी का जो स्वास्थ्य भी है और जितने आरोप उसमें लगे, तेजस्वी बनते कोई और बन जाता। वो मुलायम सिंह वाले मामले में तो सत्ता किसके हाथ में रहेगी? क्या अखिलेश के हाथ में रहेगी? क्या मुलायम सिंह के भाई
जो मंत्री भी रहे वहां पर उनके हाथ में रहेगी। अमर सिंह की क्या भूमिका थी, मानो सत्ता का विकेंद्रीकरण इतना ज्यादा था कि बाद में अखिलेश यादव को सत्ता अपने हाथ में लेना पड़ी कि अब भाई मुझे देखना पड़ेगी। यहां पर तो भले ही लालू प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया हो, सत्ता की पूरी बागडोर तेजस्वी के हाथ में। 2020 का चुनाव तो लालू प्रसाद नहीं थे, जेल में थे, तेजस्वी यादव के नाम पर लड़ा गया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी राष्ट्रीय जनता दल। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी आरजेडी के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। ये सम्मान की बात है कि उन्होंने अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। सारा निर्णय पार्टी के अंदर वो अपने पिता के मार्गदर्शन में करेंगे। और अब बिहार की जनता भी जानती, पार्टी के नेता भी ये जानते कि लालू पार्टी का चेहरा नहीं है। लालू सिर्फ पोस्टर में अगर दिख गए तो बहुत बड़ी बात है। पोस्टर का चेहरा और महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता को तय करना है कि वो नीतीश को चुनना चाहती है या तेजस्वी को चुनना चाहती है। तेजस्वी सबसे बड़े नेता महागठबंधन के बन चुके और महागठबंधन भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। घोषणा कब करेंगे ये देखने की बात है। तेजस्वी इस समय बिहार के राजनीति के सबसे बड़े चेहरा बन चुके हैं। अब बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की, जहां सबसे बड़ी हलचल सामने आई। मराठी भाषा के मैटर पर ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर से एक मंच पर साथ आ गए। उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर हुए। करीब 1 घंटे तक दोनों ने संबोधन भी दिया। उद्धव ने सबसे बड़ा ऐलान किया, हम साथ आए हैं, साथ रहने के लिए आए हैं, हमारे बीच अंतर था जो खत्म हो गया है। राज ठाकरे ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने दोनों भाइयों को साथ ला दिया। यह महाराष्ट्र की जनता की ताकत है। मंच बड़ा था, दोनों भाई एक साथ थे, 20 साल के बाद साथ थे। तो सभी की निगाहें इस मंच पर भी टिकी हुई थी और फिर जब बोले तो क्या क्या बातें कही, आप बयान सुन ले। म्हणून माझ्या भाषणाची सुरुवात करताना सन्माननीय राज ठाकरे आणि जमलेल्या माझ्या तमाम मराठी हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, अप्रतिम मांडणी राजनी केलेली आहे। हे आज भाषणाकडे आहे, पण वैयक्तिक मला असं वाटतं की आज आमच्या भाषणांपेक्षा आमचं एकत्र दिसणं हे महत्त्वाचं आहे। पण एक गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। आपने उद्धव ठाकरे को सुना। राज ठाकरे जब बोले तब और अच्छा बोले थे और राज ठाकरे ने अपनी बातों में हालांकि हिंदी भाषा, हिंदी भाषियों, हिंदी बेल्ट को लेकर बहुत सारी बातें कही। लेकिन समीर जी, मैं सबसे पहले इस मुद्दे पर आती हूँ कि 23 साल बाद जब दोनों ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए हैं तो मुद्दा केवल मराठी भाषा या मराठी अस्मिता तो नहीं हो सकता। मामला शुद्ध राजनीतिक है, सियासी है। बीएमसी चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं, साथ चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से देखिए, ये सिर्फ एक रैली करने का मौका नहीं था कि मराठी अस्मिता के नाम पर एक रैली कर लिया जाए, उसके बाद अपने अपने घर चला जाए वापस अपनी अपनी पार्टी को चलाया जाए। इसके पहले मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी इनके आपस में बातचीत हुई, चर्चा हुई है, कैसे साथ में आएंगे। क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उद्धव बाला साहब ठाकरे के अंदर, पार्टी के अंदर विलय होगा, जिस आधार पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे कि भाई सत्ता का संघर्ष था। तब तो बाला साहब ठाकरे थे 2006 में, उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था, उसका विरोध किया राज ठाकरे ने, वो अलग हो गए। तो क्या अब राज ठाकरे की भूमिका क्या होगी, उद्धव ठाकरे की भूमिका क्या होगी, सत्ता का हस्तांतरण घर के अंदर किस तरीके से होगा, अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे, उनके राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उद्धव ठाकरे के बेटे जो बेटे हैं अभी विधायक है, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो मुझे लग रहा है इसमें पूरा होमवर्क दोनों भाइयों ने किया है, इनके करीबी नेताओं ने किया है और जो एक सहमति बनी होगी उसके बाद दोनों ने मन साझा किया है। लेकिन अब दोनों भाई जुड़े हैं तो यह भी तय है कि उद्धव ठाकरे का कांग्रेस से रिश्ता आज से बाद मुझे लगता है पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि राज ठाकरे जिस तरह की राजनीति करते हैं वो कांग्रेस को स्वीकार नहीं होगी। और आज उन्होंने स्टेज पे आकर ये बता दिया है कि उद्धव ठाकरे और मैं मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे, अब मुझे महाविकास आघाड़ी की जरूरत नहीं है। अगर शरद पवार हमसे जुड़ना चाहते तो जुड़े, कांग्रेस से मैं अलग हो रहा हूं। आज मंच पे तो उन्होंने सुप्रिया ताई फुले का धन्यवाद ज्ञापित किया। नावाड़ की तारीख की सुप्रिया सुले की, कांग्रेस का कोई लीडर नहीं था। लेकिन आप राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मंच पर आ रहे हैं तो यह सीधा संकेत है कि अब कांग्रेस से रिश्ता लगभग खत्म हो गया है। और बीएमसी का चुनाव संदेश नहीं है, बीएमसी चुनाव के बाद
आपके 4 साल बाद आपको फिर लोकसभा चुनाव 2030 का लड़ना है, 2029 में लोकसभा लड़ना है, 2030 में फिर विधानसभा चुनाव आएंगे। तो अभी से ये विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। और बीएमसी का चुनाव इसलिए महत्व का है कि पैसा तो वहीं से आता है ना, कैडर को पैसा कहां से मिलेगा? जो शाखा प्रमुख है, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके पास सरकार नहीं है, अब बीएमसी भी आपके पास नहीं रहेगी तो खर्चा पार्टी का कार्यकर्ता को कैसा चलेगा? तो बीएमसी में बेसिकली अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अच्छा, दोनों ठाकरे ब्रदर्स जुड़ेंगे तो विजय जी कितना फायदा होगा? मैं वोटों के लिहाज से बोलूं, ताकत के लिहाज से बोलूं। देखिए, एक काम तो ये हुआ कि जो हम लोग कहते हैं कि भाषा विवाद तोड़ता है, वो गलत साबित हो गया। भाषा विवाद ने जोड़ दिया। आज वहां पर भी बटेंगे कटेंगे था, तो वो बटेंगे कटेंगे थे, तो वो 23 साल बाद दो भाई 20 साल बाद आ गए, और जिसकी संभावना नहीं थी, इतने दो अलग अलग ध्रुव हो गए थे। मैं तो एक मिनट बस आपको रोकूं क्या? मराठी में क्या बोलेंगे बटेंगे तो कटेंगे को? बटलो तो कट लो। ठीक है सर। हाँ, तो दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। और अभी आप उद्धव जी को सुन रहे थे, उद्धव जी ने कहा मराठी और हिंदू भाइयों, ये जब से सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद हिंदू भाइयों का मेरे ख्याल से उद्बोधन पहली बार मैंने उद्धव जी के उससे सुना। और उसमें समीर जी का मैसेज साफ है कि अब कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती जो है खत्म होने वाली है, खटाई में चली गई है। राज ठाकरे से वो बड़ा कोई वोटों के हिसाब से मैं नहीं समझ रहा, लेकिन एक ताकत बड़ी वो हो जाएगी और वो फिर से हिंदू फोल्ड में आएंगे। तो वहां आकर वो एक नई राजनीति कर सकते हैं, नई ताकत बना सकते हैं। क्योंकि उसकी, राज ठाकरे का एक तो राजनीतिक करियर अभी तो बहुत ही कमजोर था, लेकिन उनको भी ताकत मिलेगी और बीएमसी में दोनों लोग बेहतर कुछ कर पाएंगे। अभी तक मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर बहुत ताकत बन रही थी, तो उसमें भी असर पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र की पूरी राजनीति का भी एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि कल का एक और देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने वो अपना फैसला वापस लिया, बिल्कुल, और उसमें भी फिर मराठा दिवस, अभिजात मराठा दिवस 3 अक्टूबर को मनाने की बात की है कि वो पर्व के तौर पर वो मनाएंगे। तो ओवरऑल फिर अच्छा, कांग्रेस की दुविधा तो ये रहेगी कि वो मराठी पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। अब वो सब मिलकर किस तरह से करेंगे, ये एक बड़ा बदलाव का संकेत है। और मैं तो, मुझे याद नहीं, समीर जी को हो सकता कि याद हो कि मुझे उद्धव जी के मुंह से ये उद्बोधन में हिंदू भाइयों का शब्द जो है ना, थोड़ा सा बहुत टाइम से गायब था, तो गायब था। तो ये हिंदू भाई फिर से याद आए हैं, फिर मराठी भी याद आए हैं और अपना भाई भी याद आया। तो उन्होंने वही बात जो बोली ना कि हम हिंदू हैं, मतलब मराठी हैं, लेकिन हिंदी नहीं है। हाँ, हिंदी नहीं है, तो वही है। तो लेकिन राज ठाकरे, देखिए उद्धव ठाकरे तो फिर भी अभी उनके पास ताकत है। राज ठाकरे की बात करें हर्षवर्धन जी, तो ना कोई उनका एमपी है, ना कोई उनका एमएलए है, ताकत उनकी कितनी बाकी है राजनीति के लिहाज से देखें तो वो भी अफसान पर दिखाई दे रही थी। अब दोनों के साथ आ जाने से बीएमसी में क्या कोई बड़ी ताकत बन भी पाएंगे, या ये केवल तस्वीरों में दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने कहा कि उनके पास न एमएलए है न एमपी है, तो भी क्यों आए, क्या कर लेंगे? इसीलिए तो आए क्योंकि न एमएलए है न एमपी है। जब तक जरा सा लग रहा था, दिया थोड़ा सा भी कुछ लग रहा था कि जल जाएगा, कुछ उसमें ताकत बची रहेगी, अपने ही भाई के लिए किन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। और राज ठाकरे ने इस पूरी कहानी को एक लाइन में, जिसको कहते हैं ना कि समराइज कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने वो काम कर दिया जो बाला साहब ठाकरे भी नहीं कर पाए। इसका मतलब ये कि महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा नेता आज देवेंद्र फडणवीस हो गया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। और कितना बड़ा हो गया है कि शरद पवार का पूरा परिवार, बाला साहब ठाकरे का पूरा परिवार, डिस्टेंट रिलेटिव, वो सब के सब एक साथ आ गए। तो पहले तो इस ताकत को समझिए। और मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि राजनीति में बड़े पहलवान से छोटे छोटे पहलवान मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी अपनी जमीन हो, यानी छोटे छोटे पहलवान ही लेकिन उनकी अपनी अपनी है, एक ही जमीन के छोटे छोटे पहलवान मिलकर क्या बड़े पहलवान से लड़ेंगे? हिंदू फोल्ड में भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिकते नहीं है। और नितेश राणे जो लगातार कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हिंदुत्व की जीत है। और इसी हिंदू डर ने इनको यह किया है, क्योंकि सेकुलर, जो सो कॉल्ड सेकुलर था, इनके ऊपर इतना चिपक गया, मुस्लिम परस्त होने लगा। यही उद्धव ठाकरे कहते थे कोई दिक्कत नहीं, इनके साथ टोपी लगाए और जो प्रतीक वाला चलता है वो सब खूब चला। और जो विजय जी ने कहा ठीक बात है, इनके मुंह से तो हिंदू शब्द निकलना बंद हो गया। और वो तो ये कहते थे कि वो तो सब, बाकी सब हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमानों के साथ एक साथ मिलकर रह रहे हैं।
तो सबसे पहला काम यही करना चाहिए। आप सांप्रदायिक न देखिए, जो भिंडी बाजार और जिस रोड सड़क की बात कर रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो वहां जाएं और सबको कहें कि भाई मराठी बोलो। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, इससे इन दोनों भाइयों को कोई बहुत लाभ इस वजह से नहीं होगा, लेकिन अगर ये एक साथ खड़े रहे 2 साल, 4 साल, 5 साल, अपने संघर्ष इनके नहीं हुए, और जो अहंकार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में है, अभी तो चूंकि पिटे हुए हैं, कमजोर है, लेकिन जैसे ही थोड़ा जुगजुगाहट होगी ना, थोड़ा सा कुछ करंट आना शुरू होगा, तब ये दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे क्या, मेरा ये है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, देवेंद्र जी, आप बड़े नेता हो गए तो थोड़ा बड़े नेता जैसा व्यवहार करिए। मुंबई में, नासिक में, पुणे में, ठाणे में ढेर सारे लोगों पर हमला किया जा रहा है मराठी गैर मराठी विवाद करके। वहां मराठी सब तो खड़े हो गए, आप जरा सरकार का भी कुछ दम दिखाइए ना, हिंदुओं की सरकार है, थोड़ा सोचिए तो सही। केवल नीतीश राणे के बयान भर से थोड़ी ना होगा, मुख्यमंत्री को कुछ करना होगा। सर, एक इस पर आप भी कमेंट करिएगा, ये जो भाषा के को मुद्दा बनाकर जो राजनीति की जा रही है, ये राजनीति कितनी लंबी चलेगी? और उस महाराष्ट्र में जहां पर अब वो भाषाई विवाद या तनाव केवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए रह गया है, आप वहां की आबादी को देखें, अगर उत्तर भारतीयों को वहां से निकाल लिया जाए, गुजरातियों को वहां से निकाल लिया जाए, तो उनकी अपनी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी। आमची माटी आमचा मानस, जय महाराष्ट्र। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे महाराष्ट्र से उतना ही प्यार है जैसे कि मुझे दूसरे प्रदेशों से है। और दूसरी अहम चीज ये आ जाती है कि क्या कोई भी भाषा अपने में नीची या ऊंची है? नहीं, सभी भाषाएं महान हैं। तीसरी चीज आ जाती है कि हमारे देश को एक स्रोत में जो बांध दे, एक सूत्र में बांध दे, वो कौन सी भाषा है? वो सिर्फ एक ही है जो 47% पॉपुलेशन बोलती है, वो है हिंदी। और दूसरी बात है आर्मी के अंदर, चौथी बात, आर्मी के अंदर हम क्या करते हैं? आर्म्ड फोर्सेस में मराठा रेजिमेंट भी है, पंजाबी रेजिमेंट भी है, सिख रेजिमेंट भी है, और ऐसे करके जाट रेजिमेंट, कितनी रेजिमेंट है, वो अपने अंदर जरूर अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, पर जब देश की बात आती है तो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, और हिंदी में ही जोर का बोल के कहते हैं कि हमारे लिए देश सर्वोपम है और देश के ऊपर कुछ नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कल महाराष्ट्रियन जाएगा आंध्र प्रदेश में तो क्या वो तेलुगु में ही सिर्फ बात करेगा? अरे तेलुगु आप ABC भी नहीं बोल पाएंगे, इतनी मुश्किल लैंग्वेजेस हैं तेलुगु, तमिल और दूसरी लैंग्वेजेस। रूरल एरियाज में चले जाएं तो आप वो लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते। और जितनी ज्यादा भाषाएं आप बोल सकें, आपके बच्चे बोल सकें, उतना आपके लिए बेहतर है। आप महाराष्ट्र क्या आइसोलेशन में इंडिया में रह सकता है? नहीं रह सकता। नहीं, आप स्कूल में इसे अनिवार्य नहीं करना चाहते हैं हिंदी को, क्योंकि आप कहते हैं कि भाषा थोपी नहीं जा सकती, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके समाज में, आपके शहर में दुकान लगाने वाला व्यापारी मराठी में बात करे। अरे क्यों बात करे भाई, फिर वो भी क्यों बात करे? आप उसके ऊपर क्यों भाषा थोपना चाह रहे हैं? कहानी कुर्सी की देखते हुए यवतमाल से एक मित्र का संदेश है कि पूरे विदर्भ में 2 मराठी मिलते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं। मुंबई में खुद 4 वर्ष रहा हूं, ये मारामारी, गुंडागर्दी, दबाव वो अपनी बात है। कहीं भी आप जाइए लोग हिंदी में बात करते हैं और मराठी में बात करता है, तो सामने वाला धीरे धीरे मराठी समझने लगता है। इसमें क्या दिक्कत है? अरे वो तो आप कह रहे हैं ना, कोई समस्या ही नहीं। अरे राज ठाकरे तो कह रहे हैं कि अब अगर आप किसी की पिटाई करें, मतलब गुंडागर्दी करें ना, तो उसका वीडियो मत बनाएं। नहीं कहा मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। वही मैं कह रही, मारो, गुंडागर्दी करो, तो वीडियो मत बनाओ। गुंडागर्दी वो नहीं कह रहे, वो तो कह रहे मारपीट वाली बात कह रहे। मैं तो ये कह रही हूँ मारपीट ही है तो गुंडागर्दी है। आप गुंडागर्दी करने का लाइसेंस खड़े मंच पर होकर दे रहे हैं। मारो तो वीडियो मत बनाओ, थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारना अलाउड है। लेकिन अगर कोई, बाकी मैं देख लूंगा, अगर कोई भी एनकरेज करता है वायलेंस के लिए, क्या हमारे लॉ के अगेंस्ट नहीं है ये? क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए हमको? क्या हम इसको हमेशा एनकरेज करना चाहिए? और इसी वजह से सर एक्शन ले लिया जाएगा तो फिर राज ठाकरे की वाहवाही होने लगेगी ना। देखिए मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया जाए तो और हीरो हो जाएंगे। ये एक राजनीतिक पॉइंट आ जाता है कि अगर एक्शन लेंगे तो फिर वो यूनाइट करा लेंगे सबको नीचे और उनके वोट बढ़ जाएगी। लेकिन मेरी बात पूरे भारत के साथ है, मेरी बात हर महाराष्ट्रियन के साथ है। क्या हम एनकरेज करें गुंडागर्दी को? कल ये आपका इस्तेमाल करके आपकी फैमिलीज के अगेंस्ट भी वही करेंगे जो आज ये कह रहे हैं कि दूसरों को करने के लिए, नॉन महाराष्ट्रियंस के अगेंस्ट। अब एक खबर आई है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में अवैध मजार को लेकर आज घमासान बढ़ता नजर आया। मेयर सुनीता दयाल की मौजूदगी में GT रोड पर मजार को तोड़ा गया।
मेयर का कहना यह है कि कब्र को मजार का रूप देकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। दरअसल जीटी रोड पर नया गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन से थोड़ा पहले सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध मजार बना दी गई थी। मेयर ने करीब 2 महीने पहले मजार को हटवाया भी था, लेकिन इसके बावजूद दोबारा से मौके पर अवैध मजार बना दी गई। अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नगर निगम ने जीटी रोड पर इस मजार को भी तोड़ने का काम किया है। मैं इधर से निकल रही थी, एक बार तो मुझे एक आदमी दिखाई दिया और ये कुछ मजार दिखती नहीं थी ये कभी भी, पेड़ ही पेड़ थे। मुझे लगा पेड़ भी हल्के हो गए बीच में से। मैं रुकी और आई, उसे बुलाया, मैंने कहा क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो बोला जी कुछ नहीं, सफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारे माली है ना सफाई करने। फिर मैंने देखा ये ऊंचा सा चबूतरा बन गया देखते ही देखते। मैंने कहा अब मत आना आप। मैंने प्यार से समझाया, अगर आओगे तो मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और आपका इलाज करूंगी। उसे समझ में नहीं आया जी। उसने तो यहाँ पर पूरा तंबू तान के 50-100 लिफाफे प्रसाद के लगा के, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा के चदरें टांग दी, पेड़ काट के चबूतरा बना दिया। क्या मतलब है अतिक्रमण करने का? जिहाद है या और है क्या ये? मैं नियमित सफाई कराती हूँ, उनसे भी कहती हूँ कि एक हद में रहिए, अपना कारोबार करिए। अपने पिताजी की कब्र उसने इतनी ऊंची बनाई है। अरे अपने माता पिता को तो लोग श्रद्धांजलि देते हैं, अपने खेत में इतनी ऊंची कब्र बना लेते। गाजियाबाद में मजार के बाद नमाज को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट कैंपस के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया, जहां मुस्लिम समाज के कुछ लोग सार्वजनिक पार्क एरिया में नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए। 2 दिन पहले का ये वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रशासन को लेटर भी लिखा गया, इसे रोकने की मांग भी उठी। अगले दिन शुक्रवार को कैंपस के अंदर पुलिस तैनात कर दी गई। इस पूरे मैटर पर बीजेपी विधायक ने कहा कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जिन्होंने कैंपस के अंदर नमाज पढ़ी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट में जिस तरह से नमाज पढ़ने की एक शुरुआत की, वहाँ सुनने में आया है कुछ जिहादी मानसिकता के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो वहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वो कलेक्ट्रेट है, इसमें कुछ पता चला है कि जो बाबू या कोई काम करते हैं गवर्नमेंट के या कोई वकील भी, और बाहर से आकर के लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं कलेक्ट्रेट में। मैं समझता हूँ कि ये जिहादी मानसिकता और वाहियात लोगों की हरकत है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो कठोर कार्रवाई हो, या जो अदर लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अब देखिए इसमें 2 पहलू हो सकते हैं हर्षवर्धन जी। कलेक्ट्रेट है, उसकी ज़मीन है, तो कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट से जुड़ा हुआ काम होना चाहिए। अगर कहीं अवैध रूप से कहीं मज़ार तैयार कर दी गई है तो उसका डिमोलिशन होने का काम होना चाहिए। लेकिन अगर नमाज किसी को पढ़नी है तो जाए कहाँ? अब जिसका जो वक्त है, वक्त की नमाज है, वो पढ़ने के लिए उसको जगह भी तो चाहिए। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ये दोनों पक्ष है। एक तो ये है कि ठीक बात है कि हर जगह आप कोई नमाज पढ़ रहा है उसको ऐतराज करने चले जाएं, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, ये बहुत लंबी बातचीत हो गई। अब छोटा समय नहीं रहा है जब से भारत में मुसलमान आए, मुसलमान बने, मुसलमान रह रहे हैं। क्या उनको ये बात कतई नहीं समझ में आती है कि एक बड़ा वर्ग है जिसको ये थ्रेट लगता है कि आप कुछ समय तक एक पार्क में नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद वो पार्क नहीं रह जाता है। आप अगर दिन में 2 बार 3 बार या 1 बार भी नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो जरा बताइए उस पार्क की क्या स्थिति रह जाएगी। जैसे यही जो पार्क सामने दिख रहा है, तो मुझे लगता है इस वाली जो सामाजिक जो डर है, जो मानसिकता है, उसको भी सोचना चाहिए। दूसरा पहलू तो एकदम खतरनाक है कि आप मजार बना ले रहे हैं कहीं अवैध, वो तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मसला है। अब इसके बाद क्या होता है, कोई हिंदू संगठन के नाम पर, कोई अपनी राजनीति चमकाने के नाम पर वहां जाता है और फिर सांप्रदायिक विवाद खड़ा हो जाता है। मेरा बड़ा स्पष्ट तौर पर मानना है इस मामले में कुछ तो नियम कानून स्ट्रिक्ट तय होने चाहिए। दूसरा, मुस्लिम समाज को भी ये तय करना चाहिए, नमाज पढ़ना है कहीं एक जगह जाकर पढ़ना है, क्या मस्जिद उस जगह बिल्कुल नहीं है, ये सब भी देखना। और अगर नहीं है तो उसके लिहाज से उनको सोचना चाहिए कहां व्यवस्था करें। लेकिन इस तरह के पार्क में अक्सर देखा गया और कई जगह ये हुआ भी है कि अगर वहां लगातार खुले में या मैदान में या पार्क में हो गया तो कुछ समय बाद वक्फ की संपत्ति भी हो जाती है। अब ये जैसे कोई मतलब एक घटना नहीं, ऐसी जाने कितनी घटनाएं हैं। ठीक, मैं इस मज़ार की ही बात कर लूं तो मेयर ने क्या गलत कहा, जो कह रही थी कि भाई अगर आपके अपने परिवार के कोई हैं, आपके अपने कोई बड़े कोई हैं, तो फिर आप अपने खेत में जाकर अपनी ज़मीन, खरीदी हुई ज़मीन पर आप फिर मज़ार बना ले। ऐसे थोड़ी ना होगा जहां मन किया वहां पे आप सरकारी ज़मीन पर मज़ार बना देंगे। वो तो मसला ये है, मेयर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये थी नहीं, वो ज़बरदस्ती उस पर
मजार बना दी गई है। कोई उस तरह का वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं थी, वो जगह थी, उसको कब्जा कर लिया गया और उसको तोड़ दिया गया, और इसीलिए कोई बहुत बड़ा विरोध वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग इस तरह की बात लगातार करते रहते हैं। वो जो कह रहे हैं ना कि वक्फ की जमीन हो जाए कल को, आपको क्या पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके वो ऐसा हो सकता है। और ये जो सार्वजनिक स्थानों पर नमाज का भी मसला है ना, उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि हर दिन इस मसले पर आपत्ति करना भी कोई ठीक बात नहीं है। दूसरा, क्योंकि कोई बड़ी नमाज नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद में मस्जिदें नहीं है कि वहाँ पर जाकर आप नमाज पढ़ें। यदि बहुत दूर हो रहा है, कुछ ऐसी मसला हो, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। दोनों चीज़ों को पक्ष पर आपको ध्यान रखना है कि क्या ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि कोई ईद की नमाज होती है, बड़ी नमाज होती है, तो आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, तो समझ में आता बात। इतने लोग तो हर दिन कोई भी मस्जिद छोटी सी अब अगर मान लीजिए 15-20 लोग भी हैं, तो या कलेक्ट्रेट परिसर में के ही अगर कर्मचारी है मान लीजिए, तो वहीं आपके कलेक्ट्रेट में कोई परिसर में आप एक कमरा दे दें, चिन्हित कर दें कि भाई आप यहाँ पर अपनी नमाज पढ़ लें। गार्डन क्या प्रार्थना स्थल होना चाहिए? सार्वजनिक स्थान क्या प्रार्थना स्थल होना चाहिए? मुझे लगता है ये बहुत गैर कानूनी है भाई। गार्डन और जो बना है उसके तो नहीं बना है कि आप वहां जाके नमाज पढ़ेंगे। आपके लिए मस्जिदें बनी हुई है, आप मस्जिद में जाके पढ़िए। अगर से आपको लगता है कि भाई संख्या ज्यादा है, मस्जिद में जगह कम है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आप ग्रुप में जाइए, पहले 50 लोग जाइए, उसके बाद दूसरे 50 लोग जाके पढ़िए। आप सार्वजनिक स्थल के अंदर, जो भाई सार्वजनिक स्थल है, उस जगह का इस्तेमाल अपने नमाज के लिए पढ़ते हो, फिर वहां एक छोटी सी जगह घेर लेते हो, फिर वहां उसका कंस्ट्रक्शन कर देते हो, फिर वहां हार फूल चढ़ा देते हो, और फिर आप कह देते हो कि यहाँ तो हमारी भाई छोटी सी पूजा स्थल बन गया है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से चीजों से बचना चाहिए। और जब मालूम है कि इस तरीके से प्रवृत्ति बनती जा रही है और सरकार लगातार सरकारी जमीन का अतिक्रमण इस तरह से किया जा रहा है, तो प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस तरीके से आपकी जगह का कोई अतिक्रमण न करे, और जहां अतिक्रमण हुआ सरकारी जमीन का, वो तत्काल जगह खाली कराई जाए। जगह को तो खाली कराया ही गया, कम से कम जहां मजार है वहां पर तो साफ किया ही गया। सर इस पे मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूं इस पे कि क्या सऊदी अरेबिया में, ओमान में या दूसरे मिडिल ईस्ट देशों में जाके आप किसी भी पार्क के अंदर बना सकते हैं कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर? नहीं बना सकते। तो भारत में क्यों? ये सिर्फ भारत में हो सकता है, और भारत में कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। हमने बीते कुछ सालों में तो ये कंट्रोवर्सी को बहुत बड़ा मसला बनते हुए भी देखा है। अच्छी बात यह है कि अभी तक ये इतना मसला बड़ा हुआ नहीं, होने से पहले ही इस पर एक्शन ले लिया गया, वरना क्या पता हम यहीं खड़े होकर फिर चर्चा ये कर रहे होते कि यहाँ पे तानाशाही वाली लाइनें भी बोली जा रही हैं, यहाँ पर धक्का मुक्की भी हो रही है, हो सकता है ईंट पत्थर भी चल जाते हैं, क्योंकि कुछ शहरों में हमने देखा इस तरीके की घटनाएं हुई।